31 अक्टूबर 1984, वक्त सुबह 9:30 बजे। इंदिरा गांधी की हत्या। अक्टूबर 1984, शाम 6:45। जगह अशोक हॉल, राष्ट्रपति भवन। राजीव गांधी का शपथ ग्रहण। महज 8 घंटे पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। एक बेटे के लिए ऐसे वक्त में खुद को संभाल कर रखना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसी नाजुक घड़ी में राजीव गांधी शांत और स्थिर नजर आ रहे थे। अचानक कितनी जल्दी देश के प्रधानमंत्री की भूमिका निभानी होगी, ऐसी कल्पना राजीव गांधी ने कभी नहीं की थी। लेकिन पिछले 4 साल में राजीव गांधी की दुनिया बदल चुकी थी। 4 साल पहले तक पायलट की जिंदगी में संतुष्ट रहने वाले राजीव गांधी को भाई की मौत के बाद सियासी आसमान में गोता लगाने का फैसला लेना पड़ा था, और अब मां की मौत के बाद उनके हाथ में देश की कमान आ चुकी थी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उनकी हत्या उनके बॉडीगार्ड्स ने की। इस खबर को जैसे ही उन्हें उनके सामने पहुंचाया गया, उस वक्त प्रणब मुखर्जी उनके साथ थे। इस बात को लेकर एक बेटा चिंता भी न कर पाया कि उसकी मां का क्या हुआ। मां की मृत्यु शायद उनके दिमाग में पहुंची भी नहीं होगी जब तक कि देश की जिम्मेदारी उनके सर पर ला दी गई थी। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल से सियासत देश को स्थिरता का संदेश देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम मचा था। राजधानी दिल्ली के साथ देश सिख विरोधी दंगों की चपेट में था। कत्लेआम की खबरें, दंगे की तस्वीरें हिंदुस्तान की रूह को छलनी कर रही थी। कानून का राज हो, नागरिक महफूज रहे, सियासत और इंतजामिया का यही फर्ज है। लेकिन राजीव गांधी के एक बयान ने सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। कोई भी नहीं समझ सकता था कि आखिरकार उन्होंने इस बयान को क्यों दिया, क्योंकि किसी भी तरीके से सिख दंगों को जायज नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन शायद ये एक बेटे की दिल से निकली हुई बात थी। एक बेटा कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी मां को उसी के बॉडीगार्ड्स ने मार गिराया था। हिंदुस्तान के लिए 1984 का साल कई मायनों में बेहद खौफनाक था। इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगों के बाद साल के आखिरी महीने में एक और भयंकर घटना हुई। तारीख 3 दिसंबर 1984। ये तारीख झीलों का शहर भोपाल कभी नहीं भूलेगा। इस दिन शहर की फिजा में जहर का गुबार इस कदर घुला कि लोगों की सांसें थम गई। एक जिंदा शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। आम लोगों को पहली बार MCI यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड की जानकारी हुई। भोपाल गैस कांड दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक है। पूरे मामले में एक बार फिर राजीव सरकार की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया गया। कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी अभी सिख दंगों का दंश झेल ही रहे थे कि भोपाल में जाड़े की एक रात में यूनियन कार्बाइड से गैस लीक ने तकरीबन 5,000 लोगों की जिंदगियां ले ली। 50,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए प्रभावित हो चुकी थी। यूनियन कार्बाइड अमेरिकन कंपनी थी और इसलिए राजीव गांधी की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काफी ज्यादा था। पूरे देश में विपक्ष उनके सामने खड़ा था और ऐसे में एंडरसन एक सरकारी जहाज में क्या भागा एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। बेहद मुश्किल दौर में राजीव गांधी के हाथों में देश की कमान आई थी। राजीव गांधी को PM के साथ एक मंजे हुए सियासतदान की भूमिका निभानी थी। राजीव की सियासत को समझने, राजीव गांधी को नजदीक से देखने वालों से चर्चा करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर अमेठी में। राजीव जी यहाँ आए तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा था। यहाँ पर जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री के बच्चों में जांच होती है, वो यहाँ पर एक लाइन में खड़ा करके सबकी जांच करवाए। मिलिट्री में, CRP में बच्चों को भर दिए, चाहे NDMC हो चाहे जहाँ हो। मतलब जो बच्चे हमारे रोजगार थे उस समय कोई भी रोजगार यहाँ नहीं था। वो यहाँ आकर के अमेठी में आम व्यक्तियों के हो गए थे, यहाँ की पूरी जनता से जुड़ गए थे और जिससे हम लोगों को लगता था कि कहीं बाहर के नहीं, दिल्ली से नहीं आए हुए हैं, ये हमारे घर के हैं। वैसे तो अमेठी से गांधी परिवार के रिश्ते की शुरुआत संजय गांधी के जरिए हुई थी, लेकिन राजीव गांधी ने उसे कायम रखा था। संजय की मौत के बाद खाली हुई अमेठी सीट से राजीव गांधी ने उपचुनाव जीता था। इंदिरा की मौत के बाद राजीव के लिए हालात अलग थे। 8वां आम चुनाव आ चुका था। राजीव के सामने विरोधियों को मात देने की चुनौती थी, लेकिन विरोधियों से पहले उन्हें घर में ही चुनौती मिल रही थी। इन तमाम विषमताओं से जूझते हुए
राजीव गांधी पहुंचे अमेठी, क्योंकि यही उनका चुनावी क्षेत्र था। लेकिन यहां पर भी उनकी लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि मुकाबले में संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी खड़ी थी। अमेठी में दो तरह का चुनाव प्रचार हो रहा था। एक तरफ मेनका गांधी अपने छोटे बेटे वरुण गांधी के साथ चुनाव प्रचार कर रही थी और दूसरी तरफ राजीव गांधी अपने मृत माता इंदिरा गांधी की याद में लोगों से वोट मांग रहे थे। हालांकि मेनका गांधी को 50,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले और 3 लाख से ज्यादा वोटों से राजीव गांधी ने अपनी जीत दर्ज की। अमेठी और पूरे हिंदुस्तान ने बहू की जगह बेटे को चुना। 1984 के चुनाव को संसदीय इतिहास में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत करार दिया जाता है। कांग्रेस को इस चुनाव में करीब 50% वोट हासिल हुए। वहीं पार्टी 80% सीट जीत कर आई। कांग्रेस ने लोकसभा की 508 में से 401 सीटों पर जीत हासिल की। 1984 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अलगाववाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था, लेकिन चुनाव के बाद राजीव गांधी स्टेट्समैन की भूमिका में थे। चुनावों में प्रचंड बहुमत के बाद अक्सर देश ने इंदिरा गांधी को तानाशाही भूमिका में देखा था। 1980 में सत्ता संभालने के बाद इंदिरा ने 9 गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया था, लेकिन राजीव गांधी ने अलग नजरिया दिखाया। पंजाब, असम और उत्तर पूर्व में राजीव गांधी ने शांति बहाली की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, उस दौर में 2 राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। राजीव ने उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन राजीव जी विवाद को हल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जितने भी समझौते किए, यहाँ तक कि कुछ राज्यों को उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया। लेकिन ये राजीव गांधी की एक सोच थी और मूलतः वो सोच उनको जो विरासत में मिली थी, उस सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया था। और राष्ट्रवाद, उस समय का राष्ट्रवाद, आज का राष्ट्रवाद, आज पार्टी को प्रमुखता दे दी जाती है, राष्ट्र को पीछे धकेल दिया जाता था। एक नौजवान प्रधानमंत्री देश की अगुवाई कर रहा था। उस दौर में देश की नई सियासत, नए नजरिए का आगाज हुआ था। राजीव ने नए चेहरों को अपनी टीम में शामिल किया था। कॉरपोरेट क्षेत्र से अर्जुन सिंह और अरुण नेहरू की सियासत में एंट्री हुई थी। दोनों को राजीव गांधी का कंप्यूटर बॉयज कहा गया। समर्थकों ने राजीव की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से की। राजीव के समर्थकों का यही दावा था कि वो हिंदुस्तान को बैलगाड़ी युग से कंप्यूटर युग में ले जाएंगे। राजीव के दौर में हिंदुस्तान में बदलाव की तस्वीर भी नजर आई। 1980 का दौर हिंदुस्तान में टेलीविजन के विस्तार का दौर था। अपने शुरुआती कार्यकाल में राजीव ने पूरे देश का दौरा किया था और ऐसी तस्वीरें पहली बार लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। टेलीविजन के विस्तार के साथ हिंदुस्तान के युवा प्रधानमंत्री देश को टेक्नोलॉजी की अगली दुनिया में ले जाने के सपने को साकार करने में जुटे थे। सैम पित्रोदा के साथ कंप्यूटर क्रांति के जरिए वो हिंदुस्तान को हाईटेक बनाने की योजना को अमली जामा पहनाने में जुटे। देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनी MTNL और BSNL की शुरुआत उनके कार्यकाल के दौरान हुई। देश में आज संचार क्रांति की जो सुनहरी तस्वीर नजर आती है, उसकी नींव उस दौर में ही रखी गई। आज जब हम अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो शायद इस बात पर विचार भी नहीं करते कि 1984 तक हिंदुस्तान में कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटिंग के बारे में लोगों की जानकारी थी। ये राजीव गांधी की सोच थी, जिसकी वजह से आज देश में कंप्यूटर इतने बड़े पैमाने पर न सिर्फ प्रख्यात तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि हर कोई आज उससे अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरत मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दौर था 1985 से लेकर 1989 तक, जब सबसे पहले आर्थिक सुधार पूरे देश में लाए गए। वो बदलाव का दौर था। तकनीक बदल रही थी, इसके साथ ही समाज में भी बदलाव की नींव रख दी गई थी। ऐसे फैसले लिए गए थे जिससे समाज में व्यापक परिवर्तन दिखाई दिया। 1989 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में कोशिश की गई। नवोदय विद्यालयों की शुरुआत हुई। वोटिंग की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजीव गांधी सियासत के चमकते सितारे बनकर उभर रहे थे, लेकिन उस दौर में 2 ऐसे फैसले हुए जिससे देश की सियासी तस्वीर बदलने वाली थी। ऐसा फैसला जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के पतन की वजह बनने वाला था। ऐसा कदम जिससे सियासत में सांप्रदायिकता का जहर घुलने वाला था। राजीव गांधी के दौर में ही कांग्रेस पर पहली बार तुष्टीकरण के आरोप लगे और ये ऐसा आरोप है जिसकी वजह से आज भी कांग्रेस को बैकफुट पर रहना पड़ता है। धार्मिक तुष्टीकरण पर आधारित राजनीति हिंदुस्तान की बुनियाद में हमेशा से रही। अगर हम राजीव गांधी के कार्यकाल की बात करें तो 2 बड़े फैसले तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप राजीव गांधी पर लगाते हैं। सबसे पहले शाहबानो मुकदमा, और वो इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम महिला को तलाक के बाद भत्ता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा
कि भत्ता बुनियादी हक है उस महिला का, लेकिन मुस्लिम उलेमाओं ने उसकी मुखालफत की। राजीव गांधी ने शुरुआत में इसका समर्थन किया, लेकिन फिर चुनाव में मिली हार की वजह से, विधानसभा के चुनाव में मिली हार की वजह से राजीव गांधी ने दरअसल इस पूरे फैसले को संविधान संशोधन के तहत पलट दिया। इसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा मसला जहां उन्होंने हिंदुओं को एक तरह से अपने पाले में करने की कोशिश की, और वो दरअसल राम मंदिर से जुड़ा है। आज जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार बड़े पैमाने पर अपना मुद्दा बनाते हैं, वो मुद्दा दरअसल राजीव गांधी की वजह से ज्यादा सुर्खियों में आया। 1984 में अयोध्या के स्थानीय अदालत ने राम मंदिर के पट के ताले खुलवाए, और ऐसा माना जाता है कि ये आदेश खुद राजीव गांधी के कार्यकाल में उनके कार्यालय से भेजा गया था कि मंदिर के पाट खोलने हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो आदेश पारित होने के 1 घंटे के भीतर मंदिर के पाट कैसे खोले जाते, और उसके साथ साथ अगले ही दिन 1 लाख लोग राम मंदिर में दर्शन कैसे करते। शाहबानो केस की वजह से कांग्रेस की सेकुलर लिबरल छवि दागदार हो चुकी थी। कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री और उदारवादी नेता आरिफ मोहम्मद खान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। शाहबानो केस और राम मंदिर मुद्दे के जरिए राजीव गांधी ने 2 नावों की सवारी की कोशिश की थी और उस दौर की सियासत धर्म के भंवरजाल में फंस चुकी थी। राजीव के इस कदम से हिंदुवादी संगठनों के साथ बीजेपी को मौका मिल गया था। 1984 के चुनाव में मात्र 2 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी को बड़ी ताकत के रूप में उभरने का मौका मिल गया। साहबानों के मसले पर राजीव जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके ये दिखाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के बिना शायद उनको जनादेश मिलने वाला नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करके राजीव जी ने जो एक फैसला लिया था, इसका कोई उनको बहुत बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो मूलतः इससे भिन्न है। राजीव गांधी के सियासी फैसलों से विवादों का बवंडर खड़ा हुआ। इसके साथ ही उस दौर में देश के असमान विकास को भी कटघरे में खड़ा किया गया। इंडिया और भारत का फर्क साफ साफ नजर आया। उड़ीसा की कालाहांडी से ऐसी खबर आई जिससे इंसानियत की रूह कांप उठी। यहाँ भूखमरी से 1000 लोगों के मरने की खबर आई। राजीव देश की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक समस्या इस सुदूर दक्षिण से, जिससे राजीव गांधी की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया गया। वैसे तो राजीव गांधी की विदेश नीति की कुछ उपलब्धियां भी रही, लेकिन जानकारों के मुताबिक श्रीलंका में फौज भेजने का उनका फैसला किसी ब्लंडर से कम नहीं था। श्रीलंका में सेना भेजने का राजीव गांधी का फैसला न वहां की बहुसंख्यक सिंहाला आबादी को पसंद आया था और न ही तमिल आतंकी संगठन LTTE को। इस नाराजगी की झलक उस वक्त दिखाई पड़ी जब राजीव श्रीलंका के दौरे पर गए। 30 जुलाई 1987 श्रीलंका में जब राजीव गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, तब एक नेवल अफसर ने उन पर हमले की कोशिश की। राजीव बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी हत्या की आखिरी कोशिश नहीं थी। आने वाले दिनों में उनके खिलाफ इससे भी बड़ी बेहद खतरनाक साजिश होने वाली थी। श्रीलंका में रची जा रही साजिशों के बीच हिंदुस्तान का सियासी माहौल बदल रहा था। राजीव गांधी भारी बहुमत से सत्ता में आए थे, लेकिन उनके विवादित फैसलों से सरकार को चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन जिस खबर की वजह से राजीव गांधी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, वो था बोफोर्स दलाली केस। अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो पर दलाली की खबर आई थी। विरोधी दल 2 सालों से सरकार पर कार्रवाई का दबाव बना रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा संकेत यही गया कि सरकार कुछ छिपाना चाह रही है। जब कांग्रेस से इस्तीफा देकर वीपी सिंह ने इस मामले को उठाना शुरू किया तो सियासी फिजा बदल गई। बोफोर्स घोटाले के साए में 1989 का चुनाव हुआ था। विपक्ष एकजुट था और राजीव बैकफुट पर थे। जब चुनाव हुए तो जनादेश राजीव गांधी के खिलाफ था। कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली में वीपी सिंह की अगुवाई में गठबंधन की सरकार थी। 1 साल के अंदर सरकार पर सवाल उठने लगे। बार फिर कांग्रेस की वापसी की सुगबुगाहट शुरू हुई। सियासी हलचल के बीच एक इंटरव्यू में राजीव गांधी ने कहा था वो अखंड श्रीलंका का समर्थन करते हैं। इस बयान का सबसे ज्यादा असर श्रीलंका के जाफना में LTTE के हेडक्वार्टर में बैठे संगठन के चीफ प्रभाकरण पर हुआ। राजीव के खिलाफ पहले वो साजिशों का जाल बुन रहा था। इस बयान के बाद वो अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गया। तारीख 21 मई 1991, श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु। रात
10:21 राजीव यहां रैली को संबोधित करने आए थे। तभी एक महिला पैर छूने के बहाने राजीव के पास आई। राजीव ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी धमाका हो गया। लाशों में तब्दील हो गया पूरा इलाका। जूते और घड़ियों से राजीव गांधी की पहचान की गई। राजीव गांधी की हत्या ने देश को हिला कर रख दिया। देश ने एक युवा और विजनरी नेता खो दिया, एक ऐसा नेता जिसकी अगुवाई में हिंदुस्तान ने कंप्यूटर युग में कदम रखा। नए और आधुनिक भारत के निर्माण की शुरुआत हुई। 10 साल के अंदर परिवार की 3 बड़ी हस्तियों की असामयिक मौत से गांधी परिवार स्तब्ध था। मौत के बाद लगभग 10 सालों तक राजीव की पत्नी सोनिया गांधी अपने बच्चों के साथ राजनीति से दूर रहीं। राजीव गांधी के बाद अब तक गांधी परिवार के सदस्यों ने पर्दे के पीछे से सियासत की है। किसी ने भी सार्वजनिक पद हासिल नहीं किया है।